Dear friends, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधी और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका एसी पेपर। ठीक है, हिंदी, जिसका पेपर टाइटल क्या है, व्यवहारिक हिंदी वन। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके लिए है तो रांची यूनिवर्सिटी के लिए, साथ ही साथ एसकेएमयू दुमका और एमपीयू के लिए भी है। ठीक है, और मेन मुद्दा क्या है कि भाई ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव। तो रांची यूनिवर्सिटी के लिए ये कैसा आएगा, सब्जेक्टिव टाइप आएगा। ओके, और हमारा एसकेएमयू और एनपीयू के लिए मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। दोनों के लिए यूजफुल है, आप दोनों देखिए। ठीक है, और पासिंग मार्क्स आपका 20 है, फुल मार्क्स कितना है, 50 है। एनी हाउ आपको 20 लाना है, उसके बाद आप जितना भी लाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 2 में क्या सिलेबस है, देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे और निबंध भी देखेंगे, जो कि बाउंडेड है कि हाँ यही 4 5 आएगा, तो उसी से आपको देखना है। अब सवाल उठता है कि जिसका ऑब्जेक्टिव आएगा वो कैसे करेगा भाई निबंध। तो देखिए, आपको कुछ गद्यांश दे दिया जाएगा, उसी में से आपको चूज करके लिखना है। ठीक है, पढ़ के उसको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, और सागर सर ने यूनिट 1 का बनाया है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख ले, ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, आज हम लोग सारा यूनिट 1 2 सारा समझेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। ओके, चलिए, तो देखिए आपका यहाँ पे देखिए आपका यूनिट 1 में क्या करना है, विविध पत्र लेखन देखना है आपको। पल्लवन क्या होता है भाई, संक्षेपण क्या होता है, वर्ण क्या है, वाक्य शुद्धि क्या है, शब्द शुद्धि क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक, ये सब आपको देखना है। ठीक है, यूनिट 2 में देखिए अब निबंध है, किस पे है तो पर्यावरण पे है, नैतिकता पे है, विज्ञान पे है, साहित्य पे है और राष्ट्रीयता पर आधारित है। इसी में से आपसे कोई पूछेगा एक, तो इजी है, एक बार रीडिंग करके चल जाना है, बस हो जाएगा। निबंध तो कुछ याद करने वाला चीज होता नहीं है। एक हम लोग निबंध देख लेते हैं ताकि आपको पता रहेगा, ऐसे तो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, इसका कोई नीड नहीं है, फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पर्यावरण पर विस्तृत निबंध, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, भूमिका लिखना होता है। ठीक है, भूमिका या प्रस्तावना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि सबसे पहले आपको बताना है, ठीक है, कि पर्यावरण क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। सही बात है भाई, यह वह प्राकृतिक तंत्र है जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, वृक्ष, पशु पक्षी, नदियां, पर्वत, समुद्र, समस्त जीवन जगत सम्मिलित है। पर्यावरण का बस ये मतलब नहीं होता कि पेड़ पौधे, ठीक है, इसके अंदर जो जल है, भूमि है, जो वृक्ष है, पशु पक्षी है, नदियां है, पहाड़ पर्वत है, समुद्र है, इन सब को मिला के क्या हम लोग बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ओके, यह हमारे अस्तित्व का वह सुरक्षा कवच है जो हमारे हमें जीवन प्रदान करता है, और इसे हम स्वस्थ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो वो हमें बदले में हमें क्या करेंगे, जीवन प्रदान करेंगे। अगर उनको हम हानि पहुंचाएंगे तो वो भी हमें बदले में क्या पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे। परंतु दुख की बात यह है कि मनुष्य अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए पर्यावरण का अत्यधिक दोहन कर रहा है। लेकिन हम लोग आज मनुष्य क्या कर रहे हैं कि वो हमें जीवन दे रहे हैं और उसके बदले में हम उसकी कटाई कर रहे हैं। अपनी सुख सुविधा के लिए नए नए फर्नीचर के लिए है फर्नीचर, फिर भी हम पेड़ को काट के नया स्टाइलिश बना रहे हैं। मॉडर्न मॉडर्न के साथ क्या हो रहा है, अपडेट हो रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, असंतुलन, मतलब अनबैलेंस हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे और ऐसे ही एकदम आपको यहाँ ब्लैक पेन से क्या करना है, पर्यावरण का महत्व लिखना है। उसके बाद अंदर में ये लिखेंगे, ऐसे कोई नहीं लिखेगा, यहाँ पर्यावरण लिख दिए, उसके बाद ऐसे ऐसे सीधा 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 पूरा लिखते गए, बिल्कुल नहीं। वहाँ प्रस्तावना लिखिए, फिर पर्यावरण का महत्व लिखिए, ठीक है, कैसे हम बचा सकते हैं वो लिखिए। अगर हम नहीं इसको सुरक्षित रखते हैं, अव्यवस्थित रखते हैं, तो क्या हमें हानियां होगी वो लिखिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना एकदम। ये अंदर का अगर पढ़ेगा ही नहीं, अगर आप ऐसे लिख दिए ना, बस चेक करके आगे बढ़ जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं, हम बोल रहे हैं पढ़ेगा ही नहीं। इतना मतलब इसमें ताकत होता है किसी भी ये का पॉइंट हाईलाइट कर देने से ब्लैक पेन से। ठीक है, पर्यावरण हमें जीवन के सभी आवश्यक तत्वों प्रदान करता है। वायु हमें श्वास देती है, जल हमारी प्यास बुझाता है, भूमि हमें अन्न देती है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन छाया आश्रय प्रदान करता है। ये सब यहाँ का लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से
लिखिएगा, ठीक है? प्रकृति हर तत्व अपना विशेष महत्व, प्रकृति का हर तत्व क्या है, उसका अपना विशेष महत्व है और किसी एक के बिना भी जीवन क्या है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि एक भी घटक नष्ट हो जाए तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ पर्यावरण हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। बस पर्यावरण को ही सुरक्षित नहीं, उसको स्वच्छ भी रखना हम मनुष्य की ही ज़िम्मेदारी है कि नहीं? अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण का असंतुलन के कारण पर्यावरण अनबैलेंस क्यों हो रहा है, उसके क्या-क्या कारण है भाई? तो औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। जो हम इंडस्ट्री बैठा रहे हैं या फिर शहर बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट के ही एकदम अंधाधुंध वो भी, है ना? गवर्नमेंट उसको पहले पेड़ का नाम में नंबर लिख देते हैं, उसके बाद वो खुद काटने दौड़ते हैं, है कि नहीं? कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं। हम लोग को एक गाड़ी से पेट नहीं भरता है। मनोज को देख लीजिए, एक फॉर्च्यूनर लिया, उसके बाद और 3 गाड़ी ले लिया। तो मतलब क्या नीड नहीं है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे हम किसी एक का नाम लेके बोल दिए तो ठीक है, बट चलता है, ओके। फिर देखिए, प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ और नालों से निकला कचरा जल प्रदूषण का कारण बनता है और हम ऐसे ही फेंक देते हैं, कुछ भी इंडस्ट्री से इतना केमिकल निकलता है, सारा नदी नाला में मिलता है, मछली लोग के ये में जाता है, गाय को ये होता है, पानी पीता है, तो ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रदूषण और बढ़ते चला जाता है। उसके बाद देखिए, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से मृदा की उर्वरता कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग ऐसे फर्टिलाइज़र कुछ भी मिला देते हैं ना उसमें, तो उससे क्या होता है, मृदा उस टाइम तो आपको बहुत हाई प्रोडक्टिविटी देगी 1-2 साल, उसके बाद धीरे-धीरे वो क्या होगी, उसका फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, समझे? पहले तो वो पूरा अचानक से बढ़ा देगा, उसके बाद धीरे-धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना इसीलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? जैसे गोबर गैस वगैरह हो गया, ठीक है। फिर एक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इसी असंतुलन के कारण है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है और इतना क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट में इतना चेंजेस, फास्ट चेंजेस आ रहा है, तो बच्चा लोग बोलता है कि रांची बेस्ट है, 3-4 मौसम एक दिन में देखने मिलता है, तो ये क्या है, एक खराब बात है, अच्छा बात नहीं है, ठीक है। हानियां देखिए, अब इसका हानियां क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि नदियाँ सूख रही है और भूजल स्तर घट रहा है, जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है। जैव विविधता मतलब बायोसिटी डाइवर्सिटी, ठीक है। प्रदूषण में अस्थमा, कैंसर और हृदय रोगी जैसी बीमारियां बढ़ रही है। अब इसका संरक्षण के उपाय, अब यहाँ पे उपाय दिया हुआ है, क्या इसका मेन क्या है कि वृक्ष रोपण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का प्रयोग कम करेंगे, सरकार को सख्त पर्यावरण कानून बनाने को कहेंगे, स्कूल स्तर पर पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, बच्चों को सिखाएंगे, है ना? तो यही है। चलिए अब हम लोग अपने, उसके बाद देख लीजिए आपका कौन सा है, नैतिकता पे। सेम ऐसे ही आपको पहले भूमिका लिखना है, इसका क्या अर्थ होता है ये लिखना है, ओके। और आजकल मोरल वैल्यूज कितना ज़रूरी है, लोग साइंस में आगे बढ़ गए और अब बॉम्ब बना के वो गिरा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा वैसा विज्ञान का, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, मोरल वैल्यूज इनकलकेट करना चाहिए बच्चों पर, ठीक है। फिर विज्ञान पर है, देख लीजिए, ये पीडीएफ आप बाय कर सकते हैं जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में, ज्ञान सागर में, वहाँ पे आपको सारी मेजर पेपर के भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साहित्य पर विस्तृत निबंध, पहला ही हमें पता है साहित्य का एक वाक्य, ये तो आपको याद कर लेना है, साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। साहित्य समाज का दर्पण है, एकदम इसको लिख देना है फर्स्ट ही में। अब क्यों है, ये आपका काम है, सर्च करना, उसको इलाबोरेट करना, ओके। उसके बाद राष्ट्रीयता पर विस्तृत निबंध है, ओके। चलिए अब हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे, जो मेन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, उस पे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो हम लोग अब देखेंगे कि यूनिट 1 से, ठीक है, ये यूनिट 1 से सारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पत्र लेखन का उद्देश्य क्या है। पत्र लेखन का उद्देश्य क्या है, तो पत्र हम क्यों लिखते हैं भाई, तो अपने विचार को, ठीक है, अपने अपने विचार को, भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। चलिए,
तो पत्र लेखन का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन में है मनोरंजन करना, परीक्षा देना, दूसरे की नकल करना या फिर है विचारों और भावना का आदान-प्रदान करना। तो ये कोई बच्चा भी जानेगा कि पत्र हम लोग क्यों लिखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है भाई पत्र लिखने का, है कि नहीं? अब इसमें तो आंसर ऐसे ही दिख जा रहा है तो थोड़ा-सा ये है, औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है? ठीक है? तो हमें पता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? एक औपचारिक होते हैं, एक अनौपचारिक होते हैं, ठीक है? एक औपचारिक होते हैं, एक अनौपचारिक होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग फॉर्मल बोलते हैं और इनफॉर्मल बोलते हैं। ये जो अनौपचारिक पत्र है हम किसे देते हैं? अपने मित्र को देते हैं, सखा को देते हैं, माता-पिता को देते हैं, ठीक है? तो वो इनफॉर्मल में आ गया। फॉर्मल में कब हो गया? जब अपने आप प्रिंसिपल को देते हैं, अपने सरकारी कामों में देते हैं, तो वो सब क्या हो गया हमारा औपचारिक हो गया, ठीक है? इसमें जो औपचारिक में है उसमें अपना पर्सनल अनुभूति ये सब का कोई जगह नहीं है, अपना क्लियर कट आपको वहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे भावनाएँ आपको नहीं व्यक्त करनी होती है, ठीक है? और इनफॉर्मल में क्या होता है आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं अपने वे में, ठीक है? तो हो गया। यहाँ पे अधिकारी को लिखा है बदले में अगर ये प्रधानाचार्य रहता है या कोई ऑफिस के स्टाफ का ये रहता तो वहाँ पे ये हो जाता, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे है कि पत्र का अंत में क्या लिखा जाता है, ठीक है? तो पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है भाई? अंत यहाँ विषय है, विषय तो सबसे आगे लिखा जाता है, तिथि भी वहाँ लिखा, संबोधन भी तो आपको वहाँ पे आगे ही होता है, लेकिन ये धन्यवाद और हस्ताक्षर क्या है? नीचे रहता है। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ, हस्ताक्षर ये जैसे ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक मारना है, जैसे-जैसे आपका ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से आप देखिए कि हाँ, ये गलत होगा, ये सही होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पत्र लेखन में सबसे पहले क्या आता है? तो यहाँ पे क्या आता है? धन्यवाद है, हस्ताक्षर है, विषय है, तो क्या होगा? प्रेषक का पता होता है, ठीक है? अब यहाँ पे बोला नहीं है कि पहले फॉर्मल का है कि इनफॉर्मल का, फिर भी आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना होगा, है ना? अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पल्लवन का अर्थ क्या है? आपको पेपर में ये चीज़ लिखा हुआ दिख ही जाएगा, ठीक है? तो पल्लवन का मतलब क्या होता है भाई? विचार को संक्षेप करना, किसी विचार का विस्तार पूर्वक वर्णन करना, विषय बदलना या फिर कहानी लिखना। देखिए, तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? पल्लवन का मतलब क्या होता है भाई? तो किसी विचार का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। अब मैम ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप बोले? तो सुनिए, जैसे कि हम बोल दिए अज्जल गगरी छलकर जाए, ठीक है? ये क्या है? एक लोकोक्ति है, एक भाव है, विचार है, ठीक है? अब ये बोल दिए अज्जल गगरी छलकत जाए। अब आपको क्या बोलेंगे कि इसका आप पल्लवन करिए, ठीक है? तो पल्लवन क्या कीजिएगा, ये जो अज्जल गगरी छलकत जाए है इसका पहले आप अर्थ बताइएगा कि हाँ, अधूरा ज्ञान दिखाने वाला नहीं अधूरा ज्ञान रखने वाला अत्यधिक दिखावा करता है, ऐसे मनुष्य को नहीं होना चाहिए, ज्ञान पूरा रखना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब आप क्या करें, इस छोटे से भाव को क्या करें, विस्तार से लिख रहे हैं, ठीक है? तो इसी को क्या कहा जाता है? पल्लवन कहा जाता है। बच्चा समझ में आ गया? जैसे जल ही जीवन है, लिख दिए, बोल दिए, एक विचार है, बोल दिया। अब इसको आप करना है कि जल ही हमारा क्या है? जल आप क्या बोल सकते हैं कि जल के बिना कोई किसी का अस्तित्व ही नहीं है। आप कुछ भी मतलब बढ़ा-चढ़ा के आप क्या लिख सकते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं बेटा, ठीक है? और इसी का उल्टा क्या होता है? संक्षेपण होता है, ठीक है? इसी का उल्टा क्या होता है? संक्षेपण होता है। संक्षेपण का मतलब क्या होता है? किसी बड़े चीज़ को लिखना, किसी बड़े चीज़ लिखा हुआ रहेगा उसको आप क्या करना? छोटे में जब लिखते हो। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, आप क्या करते थे, आपका 3-4 पेज का कोई कहानी रहता था, मान लीजिए प्रेमचंद के फटे जूते, मैम बोली आपको कि पढ़ के आना है आपको, ठीक है? पढ़ के आना है, अब पढ़े नहीं है, तो लास्ट में क्या करते हैं क्लास में जाके वहाँ पीछे साइड उसका समरी लिखा हुआ रहता था, वो सिर्फ़ 1 पेज में लिखा हुआ रहता था या आधा पेज में लिखा हुआ रहता था। आप काम चलाने के लिए बस उसी को पढ़ के चले जाते थे, तो वही है संक्षेपण, समरी, ठीक है? किसी भी बड़े चीज़ का छोटा करना, ठीक है? उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संक्षेपण कहते हैं। आई होप सॉरी हाँ, संक्षेपण कहते हैं, ओके? चलिए। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर में है परिश्रम सफलता की कुंजी है का पल्लवन किस प्रकार का है? तो ये है हमारा परिश्रम सफलता की कुंजी है। कुंजी है मतलब कुंजी किसको बोला जाता है? चाबी को बोला जाता है। अगर आप परिश्रमी हैं, परिश्रम कर रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, ठीक है? तो ये किस प्रकार का पल्लवन होगा भाई? तो धार्मिक, तो यहाँ तो कोई धर्म और रिलीजन रिलेटेड नहीं है भाई।
यहाँ पे सामाजिक होगा, यहाँ समाज से भी कोई रिश्ता नाता नहीं है, राजनीतिक तो होगा ही नहीं, आप सामाजिक में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, नैतिकता का भाव यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, मोरल वैल्यूज का, सही गलत का ये आ रहा है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या है, हमें संवेदनशील होना चाहिए, ये सभी क्या है, नैतिकता तो इसी को बोलते हैं ना, मोरल वैल्यूज, सिंपथी, लव। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिश्रम सफलता की कुंजी, ये बस आपका मोरल वैल्यूज है कि हाँ भाई, हम यहाँ से भ्रष्टाचार या घूस लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे ये करेंगे, क्या करेंगे, परिश्रम करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नैतिक भाव हो गया। 7 में देखिए बच्चा, पल्लवन लिखते समय क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भाई, विचार स्पष्ट रखना, उदाहरण देना, सरल भाषा रखना, ये सब तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाई, कि हाँ विचार का क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उदाहरण हम दे सकते हैं, देना होगा, सरल भाषा रखना। अब यहाँ पे क्या, अनावश्यक विस्तार करना, वेरी अच्छा बोले, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, पल्लवन लिखते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आप निबंध नहीं लिख रहे हैं, पैराग्राफ नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पल्लवन लिख रहे हैं, ये भी बहुत छोटा होता है और शॉर्ट में आपको हर एक चीज बताना होता है। अननेसेसरी चीज यहाँ नहीं लिखा जाता है, जो फैक्ट है, जो उदाहरण है, भाषा सरल रखिए, बस ये सब आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिए संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है, संक्षेपण का मतलब एक ही चीज याद रखना है, समरी। ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा। शब्द बढ़ाना नहीं, गलत बात, इसमें हम क्या करते हैं, शब्द घटाते हैं ना कि क्या बढ़ाते हैं, है ना। निबंध लिखना बिल्कुल नहीं, वर्णन करना बिल्कुल नहीं, क्या होगा, विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। किसी बड़ा चीज लिखा हुआ है, किसी का विचार, किसी का संवाद कुछ लिखा हुआ है, उसको आप क्या करना, छोटे रूप में प्रस्तुत करना, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, स से समरी, स से संक्षेपण, याद रखना है। ठीक है, अब है हमारा कि संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा कठिन जटिल ये सब तो आपको हटा देना है, लंबी और भारी ये सब भी हटा देना है, तुकांत तुक वाला ऐसे भी नहीं रखना है, क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। अब अगर नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने सीखिए। ठीक है, आजकल आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज का जो क्वेश्चन आता है वो भी बहुत ज़्यादा वो लोग टाइम दे के नहीं बनाते, वो भी क्या करते हैं, एआई का यूज़ करते हैं और ये करते हैं, तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है और उतना भारी भरकम भी नहीं आएगा। ठीक है, पहले होता था। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं भाई, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन। स्वर्ण वर्ण हम लोग अ को बोलते हैं और व्यंजन किसको बोलते हैं, क ख को बोलते हैं। आई होप ये सब आपको पता होगा। चलिए, हिंदी में आपका स्वर वर्ण कितने हैं, तो स्वर वर्ण कितने, हमारे 13 हैं, ये आप लिख के आप देख लीजिएगा गिन के, अगर आपको डाउट हो रहा है तो। ठीक है, फिर देखिए हिंदी में व्यंजन कितने हैं भाई, तो टोटल हमें 33 है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आना ही आना है। और आप सोच रहे कि अरे यार इतना इजी, वहां जाके सब भूल जाओगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाक्य शुद्धि का अर्थ क्या है, वाक्य शुद्धि से ही आपको समझ में आ रहा है, वाक्य को शुद्ध करना, अगर गलत है, त्रुटि है, तो उसको क्या करना, शुद्ध करना। तो बस देखिए, भावनात्मक लेखन, तो यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं, कविता लेखन मतलब ही नहीं है, अनौपचारिक वाक्य बनाना ये भी नहीं है। क्या है, त्रुटि रहित और नियमबद्ध वाक्य बनाना, त्रुटि रहित मतलब त्रुटि नहीं रहना चाहिए, और नियम नियम होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वाक्य शुद्धि। अब शब्द शुद्धि का संबंध किससे है भाई, तो वाक्य रचना से, भावार्थ से, मुहावरा से, तो ये सब कुछ नहीं होगा, क्या होगा, वर्तनी, रूप, लिंग, वचन, है कि नहीं। अब आप जैसे कहाँ पे यूज करना है, बालक, आप बालक की जगह बालिका कर दीजिएगा, या फिर मोर की जगह मोरनी कर दीजिएगा, तो वो सब भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप बोल दीजिएगा कि, ठीक है, क्या बोलिएगा कि मोरनी नाचती है, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिंग का गलती होगा, मोरनी नहीं होता है, क्या होता है, मोर होता है कि नहीं। अब देखिए 15 नंबर में कृतज्ञता शब्द का गलत रूप कौन सा है, तो कौन सा गलत है वो बताना है। कृतज्ञता लिखा हुआ है तो पहला ही वाला ऑप्शन में दे दिया है, कृत और ज्ञ, तो यहाँ पे देख लीजिए ये ऑप्शन ही इसका फालतू है, यहाँ पे सही यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हम लोग को बच्चा बच्चा को पता है कि नाक कटाने का मतलब क्या होता है, तो अपमान हो जाना, लज्जित हो जाना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, अपमान होना। ओके, जैसे बनाओगे वैसा
काटोगे, सॉरी, जैसे बोओगे वैसा काटोगे, इसका अर्थ ये क्या है? तो क्या है ये भाई? लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। क्या है? लोकोक्ति। अब मैडम, मुहावरा लोकोक्ति में क्या अंतर? तो लोकोक्ति क्या है कि वो लिखित नहीं है, जो बड़े बुजुर्ग जो मुंह से बोला बोली होते पास हो गया होते चला है, वही उसी को क्या बोला जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है, जो लोक जीवन में क्या हो, फेमस हो। ठीक है। लोकगीत, लोकगीत आपको कहीं नेट और ये में लिखा हुआ आपको नहीं वैसा उसका असली ये मिलेगा कि हाँ ये रॉ सही है। ठीक है। तो लोकगीत क्या है? ये सब बस मुहा मुही क्या हुआ, प्रचलित होते गया। ठीक है। तो उसी को लोकगीत, उसी से लोकोक्ति आया है। ओके। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका मतलब क्या होता है? जैसा तुम ये करोगे, जैसे बच्चा को तुम शिक्षा दोगे, ठीक है, कल दिन वो क्या करेगा? चोर और डकैत बनेगा, तो आप फिर उसको वहां पे रिग्रेट करने से फायदा नहीं, क्योंकि आप वैसा ही उसको बनाए हैं, तो आपको फल भी क्या मिलेगा? वैसा ही मिलेगा। तो बस वही है। अब देखिए मुहावरा शब्द का अर्थ क्या है? तो मुहावरा शब्द का अर्थ क्या है भाई? स्थिर वाक्यांश जिसका अर्थ शब्दार्थ से भिन्न हो। वहाँ लिखा कुछ और रहता है, लेकिन आपका अर्थ क्या मिलता है? कुछ और मिलता है। जैसे नाक कटाना, असली में तो नाक आप नहीं काटते हो या कटवाते हो, कुछ है वैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ कि अपमान होना, लज्जित होना। ठीक है। तो मतलब जो वहाँ पे वाक्यांश लिखा हुआ है वो उससे क्या होता है? अलग होता है। ठीक है। और एक मुहावरा और लोकोक्ति में और एक डिफरेंस है कि मुहावरा क्या होता है? एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है वो, उसको पूरा होने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो एक लोकोक्ति होता है ना, वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस होता है। अब देखिए 19 में हमारा कि लोकोक्ति और मुहावरा में क्या अंतर है। और देखिए आ ही गया क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मुहावरा वाक्यांश होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है। ठीक है। लोकोक्ति को किसी और शब्द का जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। ठीक है। लेकिन मुहावरा क्या है कि यहाँ पे बीच में रहेगा, आपको अगल बगल आपको शब्द लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति प्लस सुंदर। अति सुंदर, यहाँ अति क्या है भाई? तो जो हमें पता है कि किसी भी शब्द के आगे जब लगता है और एक नया शब्द बनता है तो उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। ये अति क्या है का काम कर रहा है? यहाँ पे उपसर्ग का काम कर रहा है। ओके। उपसर्ग और प्रत्यय में तो आपको ये नहीं होना चाहिए। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के जब पीछे लग के एक नया वाक्य सॉरी शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। 21 में देखिए बाल प्लस क का, यहाँ क क्या है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे है कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान, ये क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे क्या है भाई? कारक है, जो टोटल कितना है? 8 है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? वो भी याद कर लेना है। अगर आपको कारक में दिक्कत है ना तो आप बताइएगा, एकदम मस्त एक वीडियो लेके आएंगे, 10 मिनट का होगा, ज़्यादा का नहीं होगा, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा उसका विभक्ति चिन्ह के साथ। ठीक है। फिर हमारे हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? देखिए आ ही गया, 8 होते हैं। ठीक है। और इसका विभक्ति चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट आना ही आना है कि हाँ ये यहाँ पे कोई एक वाक्य दे देगा, अंडरलाइन कर देगा, बोल देगा यह कौन सा कारक है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आ ही जाएगा। फिर देखिए राम ने फल खाया, यहाँ ने कौन सा कारक है? बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे आपको पहला ही कारक में आता है कर्ता ने। ठीक है। कर्ता ने, तो बस वही चीज आपको देखना है कि ने किस में आता है, तो कर्ता वाला में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है। फिर है यहाँ पे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, और ये आपको देखना है कि वो किस लाइन को अंडरलाइन करके पूछ रहा है। यहाँ तो ने भी है, तो आप बोल दीजिएगा करता होगा, तो ऐसा नहीं, वो जिसको वहाँ अंडरलाइन करेगा उसी को आपको बताना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, यहाँ को कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा पूरा आपको। ठीक है। तो उसी से यहाँ बनेगा, यहाँ अभी कौन सा होगा? संप्रदान होगा। ये डायरेक्ट आप अभी देख, आपको यहाँ पे याद रखना होगा संप्रदान में क्या होता है? को और के लिए। ठीक है। ये के लिए भी दिखेगा तो आपका क्या होगा? संप्रदान होगा। को भी रहेगा तो आपका संप्रदान होगा। ये इसका विभक्ति चिन्ह है।
26 में जल से दीपक जलता है, यहाँ से कौन सा कारक है? ठीक है, देखिए यहाँ पे से हमारा क्या है, जल से दीपक जलता है। अब बोलिएगा कि यहाँ पे संप्रदान नहीं, यहाँ पे अपादान क्यों नहीं हो रहा है मैम, यहाँ पे कर्ण क्यों हो रहा है? तो देखिए से तो दोनों में आता है, कर्ण से में भी आता है और अपादान से में भी आता है, ठीक है। तो कर्ण में से कब लगता है, मतलब से कर्ण में कब आता है, जब किसी की सहायता से वो काम हो रहा हो, ठीक है। जल से दीपक जलता है, दीपक किसके सहायता से जलता है भाई, तो जल के सहायता से। यहाँ पे क्या आ रहा है, सहायता की भावना आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कर्ण होगा। यही रहता कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा किस चीज का भाव आ रहा है, अलगाव का भाव आ रहा है, ठीक है। अलगाव का भाव आ रहा है, जब अलगाव का भाव होता है या फिर दूर होने का, वह घर से निकल गया, तो वो घर से क्या हो रहा है, वो दूरी का वहां पे आ रहा है कि हाँ वो घर से दूर चला गया, तो तब वहां पे क्या होगा बेटा, अपादान होगा। अदरवाइज जब सहायता की भावना आएगी तो कर्ण होगा, और जब अलगाव का भावना आएगा तो अपादान होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 27 में है, घर में दीप जल रहा है, यहाँ में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह दो होता है, में और पर, ठीक है। 28 में हे राम, यहाँ कौन सा कारक है, तो सबसे इजी और सबसे अच्छा संबोधन। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, कैसे पता चला मैम कि संबोधन है, तो ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसी से हम लोग क्या विस्मयादि बोधक शायद हिंदी में बोलते हैं, तो इसी चिन्ह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे संबोधन है। इसमें आश्चर्य होगा, हर्षोल्लास की भावना आएगी, ठीक है। चलिए 29 में देखिए, राम का भाई आया, यहाँ कौन सा कारक है, तो क्या होगा, संबंध, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन का बात ये हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंध। का की भी रहेगा तो भी होगा, ठीक है। 30 में देखिए, वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं। अब आप यहाँ पे बता दीजिएगा, वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, वृक्ष है, वहां से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अलगाव का भावना आ रहा है, तो बेटा कौन सा होगा, यहाँ पे अपादान होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्लास ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ आपको जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में ज्ञान सागर में मिल जाएगा। अगर आपने मेजर पेपर का नहीं भी लिया है तो इसके लिए स्पेशल आप में भी ना खरीदें, तो आप इसका वीडियो अभी पार्ट 1 2 आ गया है, और फिर 3 4 भी आएगा, तो बस इसको देख के जाना है, एकदम आराम से एग्ज़ाम देना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और कमेंट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो, ओके। अगर कारक का भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा, बहुत किसी का क्लियर होगा और किसी को नहीं भी आता होगा, तो कमेंट कीजिएगा, 10 मिनट या 8 मिनट के वीडियो में इसको हम क्लियर कर देंगे, ओके बाय।